भजन लाल जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 के इस बड़े मंच पर। सबसे पहले तो एक सवाल जो कि पूरा देश आपसे जानना चाहता है इसका जवाब, कि आप मुख्यमंत्री बन गए, सरपंच से सीधा सीएम का सफर, ये कैसे हुआ, इसकी इनसाइड कहानी क्या है? सबसे पहले तो मैं आप सभी को और विशेषकर आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपने न्यूज 18 के माध्यम से मेरे से कुछ जानकारी और कुछ विषय आप मेरे द्वारा ले रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने कहा कि सरपंच से लेकर के मुख्यमंत्री तक, अमीश जी, मैं एक छोटे से गांव से आता हूं जी, और एक किसान परिवार से आता हूं। कभी मेरे परिवार में राजनीति दूर दूर तक नहीं थी। तो वो लोकल लेवल पर ही, जो आप देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र की होती है, तो उतने तक ही सीमित थे जी। लेकिन मैं जैसे ही गांव से निकला और मैं शहर में गया तो मेरा संपर्क विद्यार्थी परिषद में हुआ, वो संघ के माध्यम से हुआ। और विद्यार्थी परिषद में जो संस्कार मिले, जो मुझे कुछ सीखने को मिला, और उस को देखते हुए मेरे मन में कल्पना, क्योंकि आदमी जब काम करता है और यूथ होता है तो उसके मन में कई कल्पनाएं होती हैं। एक था कि जनता के बीच में रह करके उनकी किस तरह की समस्या है, ये एक पूर्ण रूप से संगठन में काम करते करते जी मेरे मन में समा गई। और ऐसे कई काम मैं बताना तो बड़ा वो रहेगा, लेकिन मैं जब विद्यार्थी परिषद में था तो कई काम इस तरह के गांव के क्षेत्र में मैंने किए। और जब मैं पढ़ाई पूरी करके जब मैं गया तो मैं राजनीतिक क्षेत्र में युवा मोर्चे के मंडल अध्यक्ष के रूप में मैंने मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की जी। मैं जब सरपंच बना था तो युवा मोर्चे का मैं जिला अध्यक्ष था, और उस समय मेरे को गांव के लोगों ने सबने मिलकर के 2000 में मेरे को सरपंच बनाया। मैं कई बार कहता हूं कि हम एक कार्यकर्ता के रूप में या जनप्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। काम करते वक्त हमें यह ध्यान रखना है कि जनता से जो हमने वायदा किया है, जनता की जो हमसे अपेक्षा है जी, उसे पूरा करने के लिए हमें पूरी कोशिश नहीं, उसे कराना चाहिए। मैं सरपंच था, लेकिन मैं गांव में मैं देखता था जी, कई मेरे बुजुर्ग माता बहनें, क्योंकि गांव में तो कई प्रकार की दिक्कत थी, तो आंखें बनवाने की बड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो कई कैंप लगाते थी, संस्थाएं लगाती थी। तो मेरे मन में एक प्रश्न आया, क्यों ना मैं ग्राम पंचायत से आंखों का कैंप लगवाऊं और इन बुजुर्गों को, जिससे कि मेरा कुछ सहयोग मिल सके। तो आप ताज्जुब करोगे, मैं जब गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ग्राम पंचायत नहीं लगा सकती। मैंने कहा ग्राम पंचायत स्वशासी संस्था है, बिल्कुल लगा सकती है। तो इसके लिए भी मैंने वहां कलेक्टर को पत्र लिखा और उसको लेकर के मैं जयपुर आया। पंचायत राज से मैं ऑर्डर करा के ले गया कि ग्राम पंचायत आई कैंप लगा सकती है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जब मैं सरपंच था तो मैं पहली मेरी ग्राम पंचायत ऐसी थी जो मैंने आई कैंप लगा करके 450 लोगों की आंख बनवाने का मैंने काम किया जी। लेकिन अभी आपने वो जब
मुख्यमंत्री की घोषणा हो रही थी तो आपको उम्मीद थी कि आपका नंबर भी आएगा? देखिए, ये तो मैं सभी के सामने कहता हूं जी। मैं संगठन में काम करता था, लगातार कई बातें आती थी, पर थोड़ा तो आप समझ गए होंगे, भी मैं करता था। थोड़ा तो आप समझ गए होंगे जब आपको चुनाव लड़ने के लिए बोला गया कि इस बार विधानसभा जरूर लड़ना है, तो कुछ तो प्लानिंग है। टिकट तो मैंने इससे पहले भी मांगा था जी। टिकट तो मैंने इससे पहले भी मांगा था। अब की बार मैंने 2 जगह थी मेरी, भरतपुर से या सांगानेर से, तो मेरे को सांगानेर से दिया। लेकिन उस दिन में कई लोग मेरे से कहते हैं, क्योंकि मैं संगठन में काम करता हूं एक महामंत्री के नाते जी, जो मीटिंग होती थी, क्योंकि मैं हेडक्वार्टर महामंत्री भी था, तो मीटिंग होती थी तो मैं सारी बातें मैं करता था। तो मेरे मन में कुछ दिन बात आई कि मैं अगर जनप्रतिनिधि भी बन गया और फिर भी आज तुम करो, तो इनके मन में ये बात आएगी सभी के में कि ये संगठन में थे जब भी यही करते थे और अब जनप्रतिनिधि बन गए, तो ये तो फिर मैंने कहा कि सीनियर लोगों को दीजिए, कुछ ऐसे लोगों को वो काम करे, और मैं पीछे बैठा था। जी। मैं आज भी कहना चाहता हूं और मैं कार्यकर्ताओं के बीच में भी कहता हूं कि जब मेरा नाम बोला था तो पहली बार तो मेरी भी समझ में नहीं आया। जी। तो देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कार्यकर्ता की पार्टी है, और इसमें आज देख लीजिए आप, हमारा शीर्ष नेतृत्व भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए शीर्ष नेतृत्व पे पहुंचा है जी। और इसीलिए ये भजनलाल ही नहीं, कोई भी कार्यकर्ता अपने आप को निराशावादी नहीं समझे। कोई भी कार्यकर्ता कहीं भी पहुंच सकता है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है। जी। चलिए, कुछ बड़े सवाल हैं, कुछ सीधे सवाल हैं। पेपर लीक राजस्थान में एक बड़ी समस्या रही है। पुरानी सरकारों में हमने देखा कि शिक्षक भर्ती से लेकर कई पेपर लीक हुए, और नौकरियों में भी पेपर लीक होते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मैं आपके बयान को कोट करता हूं, पेपर लीक इतने हुए, कितने करूं बखान, पास हुए परिवारजन, क्या करूं बयान। यानी कौन कौन पास हुआ, आप बोलना भी चाहते हैं, नहीं भी बोलना चाहते, ये आरजू दिल में भी है लेकिन बाहर नहीं आना चाहती, ऐसा क्यों है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे। मैं एक गांव से आता हूं जी, किसान पुत्र हूं। मैं समझता हूं उस किसान की स्थिति जो अपने पुत्र को पढ़ाने के लिए, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, वो मेरा किसान रात के अंधेरे में किसी के पास जाता है, रात के अंधेरे में उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी से उधार लेकर के आता है, और वो अपने बेटे को कोचिंग सेंटर में भेजता है, मकान दिलाता है, हॉस्टल में रखता है। लेकिन दर्द जब होता है जब उस किसान के पुत्र के पेपर देके, क्योंकि वो विश्वास दिलाता है अपने परिवार को, अपने परिवार में यह बात कहता है कि नहीं पिताजी मेरे को आप पढ़ाइए, मैं निश्चित रूप से अब की बार परीक्षा में पास होऊंगा और आपका सहारा बनूंगा। पुत्र को भी विश्वास होता है और उधर पिता भी विश्वास करता है कि आने वाले समय में मेरा पुत्र कुछ करके दिखाएगा। लेकिन जैसे ही पेपर लीक होता है, पिता और पुत्र दोनों के सपने टूट जाते हैं। अगर ईमानदारी से अगर आप देखोगे तो उनके बीच में बहुत बड़ी खाई पैदा हो जाती है। पिता के मन में यह बात आती है कि शायद मेरे बेटे ने मेहनत करने में कसर छोड़ दी, और पुत्र के मन में यह बात आती है कि मैंने दिन रात मेहनत की, मेरा नंबर आना चाहिए था, मेरा नंबर क्यों नहीं आया। मेरे मन में यह टीस थी जी। और ये चुनाव से पहले हमने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम एसआईटी गठित भी करेंगे। तभी मैं पूछ रहा हूं, ये आपके घोषणा पत्र का भी हिस्सा था और 100 दिन सरकार का भी एक बड़ा लक्ष्य था। मेरा प्रश्न यही है कि इसमें आपने एक बयान दिया कि मछलियां पकड़ी गई हैं लेकिन मगरमच्छ अभी बाकी हैं। तो इस पेपर लीक के मगरमच्छ हैं कौन, ये सामने कब आएंगे? देखिए, खुलासा कब करेंगे मुख्यमंत्री जी? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तो मेरी इस बजट की कविता है जी। अभी मैंने जो पढ़ा था ये तो इसकी है, लेकिन उससे पहला जो मेरा आप देखेंगे तो उसमें बिल्कुल पूरी तरह से खुलासा है। और मैं आज भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं जी, कोई भी होगा, कितना भी बड़ा होगा, पेपर लीक जिन युवाओं के
युवाओं के सपनों को चूर चूर किया है जी, उनको निश्चित रूप से सजा मिलेगी, आवश्यक रूप से मिलेगी। कौन है और कितना बड़ा है आप देखते जाइए, आपके सामने जांच आगे बढ़ रही है। जाएंगे। मैं पूछ रहा हूं आपसे, जांच आगे बढ़ रही है इस मामले में? बिल्कुल बढ़ रही है। एक और चुनौती हमने देखी, इस बार लोकसभा चुनाव हुए, बीजेपी का नंबर 240 आया लोकसभा में, पिछली बारी से थोड़ा कम हो गया नंबर। उत्तर प्रदेश में भी सीटें कम हुई, राजस्थान में भी असर आया, राजस्थान में भी सीटें कम हुई। इसको आप कैसे एनालाइज करते हैं? 2 महीने 10 दिन हो गए हैं, क्या आप इस पे कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको 2 बात कहना चाहता हूं जी। इस देश के अंदर 70 साल में जिन लोगों ने बरगलाने का काम किया, झूठ बोलने का काम किया, गरीबी हटाओ के नारे दिए, तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति की, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि वो जैसे ही चुनाव आते हैं जनता को भ्रामक करने का काम करते हैं, जनता को बरगलाने का काम करते हैं। यह उसी का कारण था कि उन्होंने जिस तरह से बरगलाने का काम किया, जनता के मन में यह बात, क्योंकि कोई भी बात होगी इस तरह की होगी कि जो मन में कहीं ना कहीं उसमें अंतर आता है, तो निश्चित रूप से जनता का उस पर असर पड़ता है। जी, क्या आपको लगता है जो आरक्षण वाला मुद्दा उठाया गया और उसको लेकर बातें की गई, उसका एक इम्पैक्ट पड़ा? ये प्रमुख रूप से मुद्दा था, लेकिन सबसे बड़ा जो आप देखते हैं, क्योंकि मैं उनको कहना चाहता हूं जो संविधान की शपथ लेते हैं लेकिन जातिवाद और धर्मवाद की बात करते हैं, तुष्टीकरण की बात करते हैं, ये उनको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और मैं आपसे कह रहा हूं, देर है अंधेर नहीं है, जनता उनको बहुत बड़ा सबक सिखाएगी। जी, क्योंकि अब 6 विधानसभा में बाई इलेक्शन भी हैं, उनको आप किस तरह से देखते हैं? उस पर आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, निश्चित रूप से हमारे आने वाले समय में 6 इलेक्शन हैं और आज हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, क्योंकि आपने हमारा 7 महीने की सरकार के काम देखे हैं और 7 महीने के सरकार के काम निश्चित रूप से जनता के बीच में जो हुए हैं, जनता स्वयं इसको जानती है। आज हनुमान बेनीवाल हमारे मंच पे थे, उन्होंने ऐलान कर दिया वो कांग्रेस के साथ प्रदेश में उनका गठबंधन नहीं है, देश में तो है लेकिन प्रदेश में नहीं है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो जी, उनके बारे में तो हम क्या कहेंगे, ये तो उनकी वो तो मर्जी के मालिक हैं, क्या करें क्या नहीं करें वो तो अपनी वो हैं, उनके बारे में तो वही बताएंगे, हम कुछ नहीं कह सकते। जी, लेकिन कांग्रेस के साथ उसका अलायंस नहीं है, वो इस मंच पे बोल के गए हैं, ये खबर आज सबसे बड़ी खबर है। जी, चलिए मैं जातिगत जनगणना की बात करता हूं। ये जातिगत जनगणना को लेकर बार बार केंद्र में भी बात होती है, राजस्थान में भी बात होती है, राहुल गांधी जी भी बात करते हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं इस मुद्दे को, और राजस्थान के संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पे? देखो, मैंने अभी अभी आपसे कहा, क्योंकि ये लोग हमेशा से जो अंग्रेजों की नीति थी बांटने की, वो ही नीति आज कांग्रेस की है और ये लोगों को जातिवाद और धर्मवाद में बांटना चाहते हैं। हमेशा इनकी नीयत में यही खोट रहता है और नीयत में खोटी ही नहीं, आप सबने देखा है कि जिस तरह से इनका कुछ भी हो सत्ता चाहिए, इसी बहुत बड़ा अंतर है राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से काम करने का और राष्ट्र को बरगला करके चुनाव जीतने का, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। क्या आपको लगता है कि जातिगत जनगणना की बात करने से देश जातियों में बढ़ जाएगा? क्योंकि आंकड़े 2011 में की सेंसस में भी आए थे लेकिन रिलीज नहीं हुए थे। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि यह विषय ऐसा है जी
कि इसको अगर हम ज्यादा खींचेंगे तो इसमें आप देखते हैं कहां तक ले जाएंगे इसको। हम सिर्फ बात करें, राष्ट्रवाद की बात करें, देश की बात करें। यूपी में बीजेपी की सरकार है, एमपी में बीजेपी की सरकार है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है। उन सब सरकारों ने धर्म परिवर्तन पे वो कानून लेके आए। राजस्थान की सरकार में भी धर्म परिवर्तन पर नया कानून वो लेकर आ रही है। इसकी जरूरत क्यों है? या फिर जो आपके विरोधी आरोप लगाते हैं कि आप लोग भी ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, आप इससे अक़लियतों को, खासतौर पर मुसलमानों को परेशान करना चाहते हैं, ये आरोप आप लोगों पे लगता है। देखिए, ये तो उनको अपने गलेबान में झांक करके देखना चाहिए। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, सभी धर्म बराबर हैं, लेकिन जबरदस्ती अगर कोई धर्म परिवर्तन कराने का काम करे तो फिर आप क्या करोगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर किसी भी तरह से जबरदस्ती अगर धर्म परिवर्तन कराने का काम चलेगा तो निश्चित रूप से हमारी सरकार भी सोचने का काम करेगी। जी, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी आपका एक विधायक है, तो वो भी कुछ कुछ बयान दे देते हैं एक धर्म विशेष को लेकर। उसको आप किस तरह से देखते हैं? उन्हें लगता है कि जनसंख्या सिर्फ एक ही वर्ग में बढ़ रही है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं आपको, कभी कभी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और क्रिया की प्रतिक्रिया होती है तो उस बारे में वो स्वयं ज्यादा बता सकते हैं। बाकी ये मैं मानता हूं कि अगर कहीं ना कहीं बीज चाहे कैसा भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, अगर बोने का काम करेंगे तो वो एक ना एक दिन बड़ा होगा। जी, क्या मेरा अगला सवाल यह है कि राजस्थान में भी मुस्लिम आबादी जो है वो करीब करीब अराउंड 10% है, 10% है, और केंद्र की सरकार वक्फ का एक कानून भी लेके आ गई है जो कि जेपीसी की तरफ जा रहा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या उसका इंपैक्ट पड़ेगा इस प्रदेश पे? क्योंकि वक्फ की काफी बड़ी संपत्तियां राजस्थान में भी हैं। देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं जी, कि वैसे तो ये मामला जेपीसी में गया हुआ है जी, ज्यादा मैं कहने की स्थिति में इसलिए हूं। बाकी आप सभी को पता है, जिसका रिकॉर्ड हो और रिकॉर्ड में कब परिवर्तन हो जाए, कहीं ना कहीं इस बारे में हमें विचार विमर्श करना चाहिए। जी, मैं बात करना चाहता हूं, राजस्थान में आप लोग भगवा क्रांति लेके आ रहे हैं शिक्षा के अंदर। ये आप पर आरोप है कि आप पूरे सिलेबस को जैसा आरएसएस चाह रहा है वैसे भजनलाल शर्मा डिलीवर कर रहे हैं। ये आप पे आरोप लगा रहा है और इसके कुछ फैक्ट्स भी हैं। स्कूल के पाठ्यक्रमों में बदलाव किया जा रहा है। इस आरोप को आप किस तरह से देखते हैं और क्या आपको लगता है कि यह प्रक्रिया जरूरी है? देखिए जी, आपने देखा होगा इस देश के अंदर अधिकारों की बात की जाती है। यह हजारों लाखों सालों का देश है। इससे पहले कभी, आजादी से पहले कभी अधिकारों की बात हुई क्या? सिर्फ कर्तव्य थे। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी शिक्षा नीति वो है जिसमें व्यक्ति के कर्तव्य हैं। अगर आप कर्तव्यों को आधार मानते हुए चलेंगे तो आपको अधिकारों के बारे में चर्चा शायद आपके सामने नहीं आएगी। हमारी शिक्षा नीति वो है जिससे हर व्यक्ति को उसको इंसाफ मिले, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर। लेकिन कंट्रोवर्सी हो जाती है ना जब आप बोलते हैं कि योगा जो है वो कंपलसरी हो जाएगा, सूर्य नमस्कार कंपलसरी हो जाएगा, तो कंट्रोवर्सी हो जाती है। देखिए, इसको कंट्रोवर्सी करने वाले कंट्रोवर्सी करते हैं। आज अमेरिका के अंदर योगा हो रहा है, अमेरिका के अंदर योगा हो रहा है, जिसको दुनिया के 165 देशों से ज्यादा, क्या अब तो लगभग अधिकतर देश, कोई रहा हो तो मेरी जानकारी में कोई भी देश नहीं रहा जो योगा डे नहीं मनाता हो। और योगा डे को लेकर के सबके अंदर ये भाव पैदा नहीं हो।
अच्छा, इंदिरा गांधी की जयंती नहीं मनाई जाएगी स्कूलों के अंदर, अब ये भी फैसला आप ही की सरकार ने लिया। कांग्रेस कह रही है हमारे नेताओं के पीछे पड़ गए हैं, दिल्ली में मोदी जी नहीं छोड़ते, राजस्थान में भजन लाल शर्मा नहीं छोड़ रहे। देखो, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ये मन का भाव होता है। कल को तो आप ये कहेंगे आप मुझे नमस्कार करो, आप मुझे ये करो। भाई देखो, अंदर भाव पैदा करिए। आप अंदर भाव पैदा करेंगे तो आपको नमस्कार की कहने की आवश्यकता नहीं होगी। गुरु के सामने शिष्य झुक करके नमस्कार करता है कि नहीं करता है? देखिए, मैं आपको स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि मैं अगर किसी से ये कहूं आप मेरे साथ ये करिए, मेरे को नमस्कार करिए, मेरे को ये करिए, अच्छा लगता है क्या? जिसके मन में आपके प्रति भाव होगा, किसी महापुरुष के प्रति भाव होगा, उसको कहने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं मनाएगा। मैं राज्य के विषयों पर आता हूं। आपने कहा था कि कांग्रेस पार्टी विरासत के अंदर कुछ नहीं छोड़ के गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश को समृद्ध तो बनाएगी ही बनाएगी और बिजली के क्षेत्र में बहुत बड़ा हम काम करेंगे। इससे आपका तात्पर्य क्या था? देखो, मैं बिजली के क्षेत्र में और पानी के क्षेत्र में जी राजस्थान की जो स्थिति को समझते हैं, आप भी राजस्थान की स्थिति को जानते हैं कि राजस्थान के अंदर बिजली और पानी की जो स्थिति है, और अगर मैं कांग्रेस सरकार की बात करूं तो पिछले समय भी 66,000 करोड़ रुपए का कर्ज ये दे करके गए थे, उसको हमारी सरकार ने, वसुंधरा जी की सरकार ने चुकाने का काम किया, हमारी केंद्र की सरकार ने चुकाने का काम किया। उन्होंने बिजली के उत्पादन के क्षेत्र में एक कोई भी काम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ बिजली खरीदने का काम किया। और मैं आपको बता दूं, आज 23 मेरे यहां संयंत्र है। जी 23 के 23 संयंत्र मेरे चल रहे हैं। कांग्रेस सरकार में आप देख लीजिए, कभी 15 से और 16 से 17 से ज्यादा पूरे 23 कभी चले हों। और उसकी भी मैं बता दूं आपको, उनकी बिजली का उत्पादन जहां प्राइवेट क्षेत्र में 75% हो रहा है, उनका उत्पादन था 48, 50, 51 और 52, और आज 7 महीने से उन्हीं में अगर उत्पादन हो रहा है तो वो 72 और 73 और 74 हो रहा है। ये बड़ा अंतर है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं जी, सरकार आते ही 224 लाख करोड़ रुपए के हमने एमओयू किए हैं। आने वाले समय में जी हम संयंत्र भी लगाएंगे, एनटीपीसी के साथ भी लगाएंगे, और हम 2027 तक हमने किसानों से भी वायदा किया है, राजस्थान की जनता से वायदा किया है कि 2027 में बिजली के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर रहेंगे। और आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि 2027 आते आते हम राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाएंगे, खरीदने वाला नहीं, बेचने वाला राज्य हमारा होगा। बड़ी महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं मुख्यमंत्री जी। मेरा अगला सवाल है कि आप इन्वेस्टमेंट समिट करने के लिए जा रहे हैं दिसंबर के अंदर, पूरे देश की उस इन्वेस्टमेंट समिट पर नजर होगी, और न्यूज 18 देश का तो सबसे बड़ा नेटवर्क है ही, और न्यूज 18 राजस्थान प्रदेश का सबसे बड़ा चैनल है। एक सवाल मेरे मन में है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्या रोड मैप है आपका उस इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर? क्योंकि इन्वेस्टमेंट समिट तो पिछली सरकारें भी करते रही हैं, अलग क्या होगा, नया क्या होगा इसमें? देखिए, हमने राइजिंग राजस्थान के लिए जी दिसंबर 9, 10, 11 को हम करने जा रहे हैं। हमें जी अंतर इतना है कि जब हमने पोर्टल पर डाला तो 24 घंटे के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन हो गया। अगर आज मैं बात करूं तो वो 5
लाख करोड़ रुपए को मेरा वो छू रहा है। जी, लोगों के अंदर ये विश्वास है। और मैंने दुनिया भर के हमारे उद्योगपतियों को मैंने कहा है कि राजस्थान में किसी भी प्रकार की आपको कोई परेशानी नहीं होगी। राजस्थान के अंदर चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, चाहे बिजली और पानी की स्थिति हो, या जमीन देने की स्थिति हो। और आपको हमने उनको कहा है कि आने वाले समय में हमारी सरकार पूर्ण रूप से समय नियोजन के माध्यम से पूरा काम करेगी और आपके जो काम होंगे उनको पूरा करेगी। ये हमने विश्वास उन पर दिया। आप कह रहे हैं सिंगल विंडो तो होगा विदाउट एग्जॉस्ट फैन। ठीक है, चलिए मैं बढ़ता हूं आगे। और रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश में भी और प्रदेश में भी। और आपका वादा था कि आप 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां और प्राइवेट सेक्टर में 6 लाख नौकरियां देंगे। ये कैसे संभव हो पाएगा? देखो, वैसे तो मैं ये कहूंगा आगे आगे देखते जाइए होता है क्या जी, लेकिन मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने तो ये घोषणा की है और जल्दी ही आपने देखा होगा 22,500 को नौकरी हमने दे दी है पिछले महीने। अगले महीने 15,000 को नौकरी हम और देने वाले हैं। हर दूसरे महीने हम उनको ज्वाइनिंग लेटर देने वाले हैं। आने वाले समय में युवाओं के लिए जो हमने वायदा किया है, और यही नहीं, हमने ये कहा है कि इस साल में हम 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, युवा तैयारी करें, विश्वास के साथ तैयारी करें। 1 लाख नौकरी इसी वर्ष दी जाएंगे और हमने जो वायदा किया है कि 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी दी जाएंगी तो दी जाएंगी। ये आपके माध्यम से मैं युवाओं को कहना चाह रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।